हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज़ से साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, क्विनोन जो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है किस पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो ये सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। क्विनोन सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह एंजियोस्पर्म पौधा है। क्विनोन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। वर्तमान में क्लोरोक्विन नामक दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा, सिनकोना के छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके संकेतक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। लाइकेन कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर के बनता है। इसमें कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। कवक जल, खनिज, लवण आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। लाइकेन किसके संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास नहीं करता है? तो राइजोबियम जो है मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास नहीं करता है। एजोटोबैक्टर करता है, क्लोस्ट्रीडियम भी करता है, एजोस्पाइरिलम भी करता है। एजोस्पाइरिलम ये सभी करते हैं लेकिन राइजोबियम नहीं करता है। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है तथा मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। राइजोबियम तथा ब्रैडी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी के पौधे की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो ये स्वतंत्र रूप से राइजोबियम नहीं रहता है, दलहन पौधों के जड़ों में रहता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य फल नहीं है? तो कटहल एक सत्य फल नहीं है, बाकी सभी सत्य फल हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम एवं बैगन में होने वाली लिटिल लीफ नामक बीमारी का कारण होता है? तो ये होता है जस्ता की कमी यानी जिंक की कमी से होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नींबू में होने वाली लिटिल लीफ बीमारी जो है वो कॉपर की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मूंगा जो है वो संघ सिलेंट्रेटा का सदस्य है। केंचुआ जो है संघ पेरिफेरा का। ये जो है ये सही नहीं है। केंचुआ एवं जोक संघ एनिलिडा के जीव हैं, संघ पेरिफेरा के नहीं, संघ एनिलिडा के। ये जीव प्रायः त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। इनका रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। इसमें नेत्र नहीं पाया जाता है। इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो ये गलत है। फीता कृमि जो है संघ प्लैटीहेल्मिन्थिस का है, सदस्य है। बुचरेरिया जो है वो है संघ एस्केल्मिन्थिस के का सदस्य है ये। तो इसमें से गलत कौन सा है? बी गलत है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वो है किंग कोबरा। किंग कोबरा यानी नागराज। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आरबीसी के निर्माण में सहायक नहीं होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसके निर्माण में प्रोटीन चाहिए, आयरन भी चाहिए और विटामिन B12, फॉलिक एसिड चाहिए। फॉलिक एसिड तो चाहिए, विटामिन B12 और लवण नहीं चाहिए इसमें। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेहास्पद स्थिति या भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु पुलिस द्वारा व्यक्ति का बिसरा सुरक्षित रखा जाता है। यह बिसरा क्या होता है? यह भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की जांच के लिए यकृत को बिसरा के रूप में सुरक्षित किया जाता है, यानी लीवर को। मृत्यु के कारणों की जांच हेतु यह एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन एम ट्रायोडोथायरोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से जड़मानवता, मिक्सिडमा, हाइपोथायरॉयडिज्म एम ग्वाइटर यानी घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 की कमी से होती है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, राइट ऑप्शन बी होगा। थायमिन, थायमिन किसका नाम है? थायमिन जो है विटामिन B1 का नाम है और इसकी कमी से बेरी नाम का रोग होता है। कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल विटामिन डी का नाम है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग होता है कैल्सीफिरोल से। और टोकोफिरोल जो है विटामिन ई है और इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है, यानी प्रजनन संबंधी बीमारियां इससे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटल निम्न में से किसकी एक प्रमुख प्रजाति है? तो बीटल जो है बकरी की प्रजाति है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मात्रा और उसकी इकाई का मिलान करें। विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसका यूनिट साइमेन होता है, साइमेन। तो ए का 3 हो जाएगा। चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, तो बी का 1 हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट डी एस। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है और डी एस क्या है? एरिया है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होता है। और तनाव ये नहीं है, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस का यूनिट, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है और उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, तो सी का 4 हो जाएगा। और प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का यूनिट जो है वो हेनरी होता है। तो इसमें से 3142 आ रहा है, 3142 यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो भूतापीय विद्युत संयंत्र यानी जियोथर्मल पावर प्लांट और थर्मोकपल, इन दोनों में ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भाप इंजन, स्टीम इंजन में मैकेनिकल वर्क होता है यहाँ पे। तो मतलब ऊष्मा ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इसमें। और सौर पैनल में सोलर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसमें से ए और बी सही है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग में परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करें। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ यही है। यानी रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt होता है। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, या यहीं से आता है F इज इक्वल टू dp/dt। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो आ जाता है ma, F इज इक्वल टू ma। तो ये सही है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। तो अभी हमने कहा कि F इज इक्वल टू होता है dp/dt यानी फाइनल लीनियर मोमेंटम p2 माइनस p1 बाई टाइम, ये होता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है, यदि वेक्टर साइन में हम लिखें तो p2 माइनस p1 का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। तो संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में नहीं होता है, नहीं, सदैव बल की दिशा में होता है, तो ये गलत है। संवेग एक अदिश राशि है, नहीं, संवेग अदिश राशि कैसे है? p इज इक्वल टू होता है mv। v एक वेलोसिटी है और उसमें मास से मल्टीप्लाई करके आता है संवेग। संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं और साथ ही यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है, या यूँ कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, या यूँ कहें कि वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करता है। तो संवेग एक सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है, ये गलत है। तो सही कौन सा है? ए सिर्फ सही है, तो ए हो जाएगा और केवल 1, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण नहीं होती है? आकाश का नीला रंग
नीला रंग दिखाई देना स्कैटरिंग की वजह से ही होती है। जो विबजियोर में जो भी 7 कलर्स हैं उनमें जिसका वेवलेंथ कम होता है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। तो नीले रंग की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है लाल रंग के कंपैरिजन में। तो नीला रंग इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला जो रंग है वो स्कैटर ज़्यादा करता है। तो ये स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। एक सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से प्रकाश की किरण की दृश्यता बिल्कुल स्कैटरिंग की वजह से ही ये भी होती है। जो भी ऑडिटोरियम वगैरह हैं उसका डिज़ाइन स्पेशल तरीक़ा से किया जाता है ताकि इसे बचा जा सके। तो ये भी है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य जो है होराइजन के पास में है और वो दूर है। तो दूर है तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो दूर से रे चली आती है और स्कैटरिंग उसका कम होता है। तो जब सूर्य दूर है तो अदर जितने भी कलर्स हैं उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो गई, लेकिन लाल कलर की स्कैटरिंग कम हुई। तो लाल कलर की स्कैटरिंग कम होने की वजह से वो दूर से चल करके आ जाता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है स्कैटरिंग की वजह से ही। ये भी सही है। टिंडल इफेक्ट, जब किसी सॉल्यूशन पे हम टर्च जलाते हैं तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। जैसे कोलाइड सॉल्यूशन से हम टर्च को जला रहे हैं कोलाइड सॉल्यूशन से, तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है और यही फिनोमिनन जो है टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है क्योंकि जो कोलाइड के पार्टिकल्स इतने सफिशिएंट बड़े होते हैं कि वो लाइट के पार्टिकल को स्कैटर कर देते हैं, जिस कारण से इनका पाथ जो है विजिबल होता है, दिखाई देता है कि लाइट इस रास्ते से जा रही है। उसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। तो सभी सही है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इसमें से सभी सही है, तो प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है तो नन ऑफ द अबव होगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। किससे? चालन से, संवहन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये तीनों ही से ऊष्मा का लॉस वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कंडक्शन क्या है? मान लीजिए कि ये एक रड है और ये मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हुआ है। तो जब यहाँ पे हीट सप्लाई किया जाता है, यानी इसको जब हम गर्म करते हैं लेफ्ट एंड को, तो ये पार्टिकल का वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ये और लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगता है। तो ऑसिलेट करता है तो ये हीट एनर्जी अपने नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देता है। वो अपने आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है, वो अगले आगे वाले पार्टिकल को दे देता है थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी। इस तरीक़ा से एक एंड से दूसरे एंड तक हीट चला जाता है। इसमें कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से परमानेंटली नहीं गया है एक जगह से दूसरी जगह, जस्ट ऑसिलेट करके रह गया है। तो चालन में पार्टिकल जो है यानी कंडक्शन में अपनी जगह को छोड़ करके नहीं जाता है। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप। एक कंटेनर है, मान लीजिए कटोरा है, पानी इसमें हम रखे हुए हैं गर्म करने के लिए और यहाँ हीट सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से बर्नर पे रखे हुए हैं। तो यहाँ जो वाटर का मॉलिक्यूल है, हीट पहले ये क्या किया, ये जो कंटेनर है, कंटेनर के थ्रू, कंटेनर में तो कंडक्शन के थ्रू हीट पहुँचा वाटर मॉलिक्यूल के पास, वाटर मॉलिक्यूल हीट ले करके ऊपर उठा, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, फिर उसकी जगह को भरने के लिए ऊपर से वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और फिर हीट लेकर के ऊपर चला जाएगा, हीट एनर्जी गेन करके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी फ्लूइड में ही ये पॉसिबल है कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह को छोड़ करके चला जाए। इस तरीक़े से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको कहा जाता है कन्वेक्शन यानी संवहन। तो संवहन में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह को छोड़ करके जाता है। अब विकिरण में किसी मीडियम रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिना मीडियम का भी आ जाता है विकिरण। रेडिएशन जैसे सोलर रेडिएशन सन से चल करके आ रहा है। तो ये तीनों ही तरीक़ा से ऊष्मा का लॉस नहीं हो पाता है थर्मस फ्लास्क में किसी चीज़ को रखते हैं तो। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त नलिकाओं यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरा होता है तो उस पे जो गैसें भरी रहती हैं कम दबाव वाली गैसें भरी रहती हैं, जैसे ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टन वगैरह। और ये जो गैसें होती है अक्रिय होती हैं यानी इनर्ट गैसें होती हैं। तो बी और सी यहाँ पे दोनों सही है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किस यूरेनियम समस्थानी का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा।
प्राकृतिक रूप से जो भी यूरेनियम पाया जाता है उसमें यूरेनियम 235 केवल 0.7% होता है और अधिकांश परमाणु रिएक्टरों को 3% से 5% के बीच में यूरेनियम 235 के सांद्रता की आवश्यकता होती है। तो इस सांद्रता को बढ़ाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसको इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम यानी संवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ 10⁻⁻14 टू 10⁻⁸ मीटर होता है, ये सही है। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो यहाँ विजिबल कलर्स होते हैं जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर कह लीजिए या 700 नैनोमीटर कह लीजिए, उसके बीच में होता है विजिबल कलर्स का। तो यहाँ पे जो दिया गया है विजिबल कलर्स का 4 × 10⁻7 टू 7.8 × 10⁻5, ये गलत है। ये हो जाएगा 4 × 10⁻7 मीटर से ले करके 7.8 × 10⁻7 मीटर तक होता है वेवलेंथ विजिबल कलर का। विजिबल के बाद में आपको आ जाएंगे, यहाँ पे वायलेट है और यहाँ पे राइट साइड में रेड है, तो इंफ्रारेड हो जाएगा। उसके बाद में रेडियो वेव, उसके बाद में आएंगे और वायलेट से पहले जो आएगा, वायलेट से लेफ्ट में जो आएगा वो आएगा अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज, यानी वेवलेंथ कम होगा यूवी रेज का यूवी से, अल्ट्रावायलेट से वायलेट कलर से यूवी का वेवलेंथ कम होगा। उसके इधर आएंगे तो आप एक्सरे आएंगे और लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में जो है गामा रेज आएंगी। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यानी वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो इस कारण से ये जो है 10⁻14 टू 10⁻10 सही है। एक्सरे का वेवलेंथ 10⁻10 टू 3 × 10⁻8 मीटर होता है, ये सही है। दृश्य प्रकाश वाला गलत है, यहाँ पे 10⁻7 होगा, -5 नहीं होगा। लॉन्ग रेडियो वेव का जो है वेवलेंथ 1 टू 10⁻4 मीटर के ऑर्डर का होता है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? दृश्य प्रकाश का, ये नहीं होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब, पृष्ठ तनाव और केशिकत्व निम्नलिखित में से किसके कुछ विशेष गुण हैं? तो दाब तो गैसों में भी होता है और फ्लूइड में भी होता है। फ्लूइड में फ्लो करने वाली यानी लिक्विड एंड गैस दोनों ही आ जाएंगी। द्रव यानी लिक्विड में भी होता है। लेकिन पृष्ठ तनाव जो है लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है और अपने एरिया को जितना हो सके मिनिमम रखना चाहता है। तो लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। और केशिकत्व यानी कैपिलरिटी, किसी पतले पाइप में को जब हम ऐसे कंटेनर में डुबा देते हैं जिसमें लिक्विड भरा हुआ हो तो लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ता है इस पाइप में, इसको केशिकत्व यानी कैपिलरिटी कहा जाता है। तो कैपिलरिटी किसमें? द्रव में ही तो पाया जाएगा ना, लिक्विड में। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ सूटेबल आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो हमारी आँख जो है, आँखों में बाई कन्वेक्स लेंस लगा रहता है, यानी एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। कन्वेक्स लेंस जो है जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना यानी हमारे आँख का जो पर्दा है रेटिना उस पर बनाता है, और वो इमेज उल्टा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अस्थिर तत्वों में यह एक प्राकृतिक घटना है, यानी अनस्टेबल जो भी एलिमेंट है अनस्टेबल कैसे हो जाता है? यदि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो तो भी वो अनस्टेबल होगा और न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। और यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हो न्यूक्लियस के अंदर तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो तरह के पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स निकलते हैं वहाँ से। तो अस्थिर तत्वों में यह एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये सही है। इसमें सहज विघटन चरित्र होता है, ये भी सही है। इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अल्फ़ा किरणों का उत्सर्जन भी होता है। बीटा, दो तरह का इमिशन होता है, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकलता है और बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकलता है वहाँ से। और गामा एक तरह का रेडिएशन है। मान लीजिए रेडियो एक्टिविटी हो रही है और न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट में चला गया है,
और एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज होती है, उसी को गामा रेडिएशन कहा जाता है। तो ये तीनों ही होता है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो ये गलत है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? जिसमें केमिकल बॉन्ड बने, यानी रासायनिक रिएक्शन हो, रासायनिक अभिक्रिया हो और कोई नया सब्सटेंस बन जाए। और नया सब्सटेंस जो बने उसमें जैसे ए और बी के मिलने से यदि नया सब्सटेंस सी बना हुआ है तो सी में ए की प्रॉपर्टी नहीं हो और बी की भी प्रॉपर्टी नहीं हो, बिल्कुल ये नया सब्सटेंस बन जाए, इनमें इन दोनों की प्रॉपर्टी सीज कर जाए, तो नया सब्सटेंस जब बन रहा है तो ही वो केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा। तो बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ जब पिघल रहा है तो वाटर सॉलिड फॉर्म में है तो बर्फ़ है, लिक्विड फॉर्म में आ गया तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। पानी में चीनी का विघटन, जब घोल देते हैं हम चीनी को पानी में तो भी वो रासायनिक चेंज नहीं है। मोम का पिघलना भी एक फिजिकल चेंज ही है। दाग विरंजन एक रासायनिक चेंज है, दाग हटाया जो जाता है, वही राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, बिल्कुल, पालक और टमाटर दोनों में पाया जाता है, ये सही है। टार्टारिक अम्ल केला में पाया जाता है, टार्टारिक अम्ल केला, अंगूर, इमली इन सभी में पाया जाता है, ये भी सही है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ये भी सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, नहीं। एस्कॉर्बिक एसिड जो है आंवला, अमरूद, पपीता, संतरा वगैरह में पाया जाता है, तो ये गलत है यहाँ पे, राइट ऑप्शन डी होगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, न कि एस्कॉर्बिक अम्ल, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शामक यानी सेडेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह है पोटेशियम ब्रोमाइड, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों और झाड़ियों की खेती कहलाती है? तो वृक्षों और झाड़ियों की खेती आर्बोरिकल्चर कहलाती है, आर्बोरिकल्चर, राइट ऑप्शन सी होगा। ओलेरीकल्चर, सब्जियों को उगाने का विज्ञान, भोजन के लिए गैर वुडी पौधों की संस्कृति से निपटना। और हेलीकल्चर, घोंघा का खेती करना, घोंघा की खेती करना हेलीकल्चर कहलाता है। और हॉर्टिकल्चर, फलों, सब्जियों, फूलों और फसलों जैसे मसालों और अन्य वृक्षारोपण फसलों को उगाने का विज्ञान और कला है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा हटाता है? तो पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन के द्वारा हटाता है, राइट ऑप्शन सी होगा, इमल्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है और उसमें क्रॉस लिंक बनाने के लिए सल्फर का यूज किया जाता है, इसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ कहा जाता है, जिससे वो कठोर हो जाता है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।